हेलो एंड वेलकम टू टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो आज है देखिए 16 मई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू डिस्कशन। देखिए आज हमें एडिटोरियल में क्या क्या देखना है। देखिए ये पहला आर्टिकल आया है कि अभी जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको सबके लिए जो क्वारंटाइन के रूल्स हैं वो सब सेम होना चाहिए, उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। ये दूसरा वाला आर्टिकल आया अभी नीट से रिलेटेड कि किस तरीके से नीट क्या एक लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए, या फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं, क्या क्या इसके अगेंस्ट बोला जा रहा है। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे नीट के बारे में। और देखिए जो नेक्स्ट आर्टिकल आया है इसमें बताया जा रहा है जो अभी बिहेवियरल चेंज लोगों में देखने को मिलेगा, तो उसको कैसे हमें एक नॉर्मल एज अ नॉर्मल लेके चलना है और क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, उसमें बात करेंगे कि कैसे कैसे बिहेवियर चेंज से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं। और यहाँ पर देखिए तमिलनाडु की डेस्परेशन देखने को मिल रही है कि किस तरीके से अभी जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद है तो उसको रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है, तो किस तरीके से वो थोड़ा सा डेस्परेशन दिखा रहा है कि उसने अभी लिकर सेल करने को, जो ऑफिशियली सेल करने को अलाउ करने की बात कह रहा है कि शॉप्स पे लिकर सेल होनी चाहिए, क्योंकि अभी वहाँ पे डिसीजन ऑनलाइन बेचने का लिया गया है, तो उसको भी देखेंगे। ठीक है। और जैसा कि आज सैटरडे है तो सैटरडे को आप सब जानते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आती है। तो आज इसमें आया है तमिलनाडु की जो कोयम्बेडु ये जो मार्केट है इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि तमिलनाडु के सबसे ज़्यादा केस यहीं से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत होती नहीं है, अगर आप तमिलनाडु के हैं तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, वरना बाकी लोगों के लिए खास इंपॉर्टेंट होता नहीं है। ठीक है, तो इसके एक ओवरव्यू देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए नीट वाले से स्टार्ट करते हैं कि क्या बात बताई जा रही है कि नीट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखिए अब नीट क्या है, ये है एक मेडिकल के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये नीट के मेडिकल अगर आपको प्रोफेशन ज्वाइन करना है तो आपको ये देना पड़ता है। तो अभी इसमें बोला जा रहा है कि नीट इज़ नॉट स्टूडेंट फ्रेंडली और मेरिट प्रमोटिंग। ठीक है, मेरिट प्रमोटिंग भी नहीं है और स्टूडेंट फ्रेंडली भी नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें बताया जा रहा है ओवर सेंट्रलाइजेशन है और ये हार्श है और पेनफुल रियलिटी है कि इसमें सेंटर अपना ज़्यादा दबदबा दिखा रहा है। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, जैसा एक कमीशन 1948-49 में बैठा था, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिपोर्ट द इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड ये बात बोली गई थी, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी इंडिविजुअल का कितना डेवलपमेंट हो सकता है उस बेसिस पे ही हम डेमोक्रेसी को देख सकते हैं। ये बात बताई गई थी तब कमीशन जब बैठा था 1948-49 में। ठीक है, फिर हमने देखा इस कमीशन में राधा कृष्णन साहब जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और फिर आगे चल के प्रेसिडेंट भी बने, जिनके डे पे हम आप कह सकते हो टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वो भी इसके मेंबर थे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए एक केस की बात की गई, टीएमए पाइक फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस की बात की गई है कि कैसे इसमें इस केस में जो हेड थे बीएन कृपाल, उन्होंने इसमें जजमेंट दिया था। ठीक है, कि जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है उसको कैसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसके बेसिस पे आपको डेमोक्रेसी देखना है और इसके हिसाब से ही कैसे इम्प्रूवमेंट आपको आके लेके आना है, उसके ऊपर वर्क करना है। अब देखिए आगे बताया गया है कि कमीशन एडेड साइटेड टीएमए पाइप फाउंडेशन जजमेंट। ठीक है, एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द एजुकेशन बाय द स्टेट हैज बीन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फैसिलिटेटिंग द मेंटेनेंस ऑफ टोटलिटेरियन टायरनीज। अब देखिए इसमें बोला है कि जो एक्सेसिव कंट्रोल है सेंटर का या स्टेट का, ठीक है, आप कह सकते हो जो गवर्नमेंट है उसका एक्सेसिव कंट्रोल अगर रहेगा एजुकेशन पे, तो ये एक आप कह सकते हो डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। जहाँ पे जैसी फैसिलिटीज़ है उस तरीके का वहाँ पे थोड़ी सी आप कह सकते हो ऑटोनोमस एक्टिविटी करने का अलाउंस मिलना चाहिए। अब देखिए गवर्नमेंट एजेंसीज एक्ट लाइक मर्सिनरीज प्रमोटर द पॉलिटिकल पर्पस ऑफ द स्टेट। अब देखिए अगर सब कुछ सेंटर के ही हाथ में रहेगा तो सेंटर अपने आइडियोलॉजी को ही प्रमोट करेगा एजुकेशन में। ठीक है, फिर हो सकता है कि बहुत सारे जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करें और उस पर्टिकुलर पार्टी को फॉलो करें, ऐसा भी हो सकता है। तो वो एक चीज़ें गलत हो जाएंगी अगर सारी ही चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में चली गई और कुछ भी स्टेट्स या फिर रीजनल लेवल पे कोई भी फ्रीडम नहीं रह जाती है। तो अब देखिए बात किया जा रहा है कि जजमेंट दिस अप्रैल जो नीट में जजमेंट दिया गया था, इसमें बोला गया था कि देखिए इसमें बताया गया था कि जो जजमेंट दिया गया था अप्रैल में बाय 3 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय अरुण मिश्रा। ठीक है, नीट वाज इनिशियली स्ट्रक डाउन।
इनिशियली क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया गया था। तो ये केस लड़ा गया था क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में, ठीक है। इसमें कैंसिल कर दिया था कि नीट को आपको कंपलसरी नहीं है कि सबको नीट ही देना है। इस केस में इसको कैंसिल कर दिया था। और ये जो कॉलेज है, आप कह सकते हो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ये काफ़ी इसको लेके चल रहा है आगे कि हमें नीट को कंपलसरी सिर्फ एक ही पेपर नहीं रखना है, हमें और भी मल्टीपल जो पेपर्स होते हैं, स्टेट के पेपर्स होते हैं, और भी जो अलग अलग एंट्रेंस होते हैं उसको भी अलाउ करना है, ठीक है। लेकिन फर्दर 2016 में इसको वापस से कंसिडर किया गया, रिव्यू किया गया, और तब इसको कैंसिल कर दिया गया और नीट को कंपलसरी बना दिया गया, ठीक है। तो अभी इसमें आगे बात की गई है कि किस तरीके से इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसके बारे में भी बात की गई है। अब देखिए, इसमें अदर एरियाज की बात की गई है कि इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन, द गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट डीरेगुलेशन इन द केसेस ऑफ एजुकेशन, ओवर सेंट्रलाइजेशन इज बिकमिंग हार्श रियलिटी। मतलब जो दूसरे एरियाज हैं, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर है, वहाँ पे थोड़ा बहुत ऑटोनोमस पावर देने की बात की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एजुकेशन की, तो एजुकेशन में पावर सेंटर जो है वो और भी अपना शिकंजा कसते जा रहा है, अपनी जो उसकी जो विचारधारा है सिर्फ उसी को फॉलो करवा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल 30 और आर्टिकल 19 की, ठीक है। आर्टिकल 30 क्या बताता है? आर्टिकल 30 ये बताता है कि जो पर्टिकुलर माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना इंस्टीट्यूशन डेवलप कर सकते हैं, पर्टिकुलर आप कह सकते हो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या पर्टिकुलर माइनॉरिटी रिलीजन, उनकी जो भी आप कह सकते हो कस्टम है, रिलीजन है, उसको प्रोपागेट करने के लिए, ताकि वो विलुप्त ना हो जाए, ठीक है। तो उस बेसिस पे वो इंस्टीट्यूशन डेवलप करके उसको प्रोपागेट कर सकते हैं। ये आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बताता है, जो एक फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 19 जो हमें राइट टू फ्रीडम देता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इनको अलाउ नहीं करेंगे ये सब चीज़ें कि वो रीजनल लेवल पे अपने ऑटोनोमस एक्टिविटीज़ कर सकें और खुद डिसीजन ले सकें कि कौन सा सिलेबस होना चाहिए, किस तरीके के एग्ज़ाम के बेसिस पे उन्हें मेडिकल में एंट्रेंस एडमिशन देना है, तो उनका राइट्स के यहाँ पे वायलेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें स्टूडेंट के डिसएडवांटेजेस की बात की गई है कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं। देखिए, नीट जो एक है, काफ़ी आप कह सकते हो कोचिंग के लिए काफ़ी एक बड़ा वो कह सकते हो आप कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम बन के बैठा हुआ है कि बहुत सारे कोचिंग जो सेंटर्स हैं वो उसके बेसिस पे काफ़ी अर्निंग करते हैं, क्योंकि बहुत ही महंगी कोचिंग होती हैं, और जो पुअर स्टूडेंट है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये एक इनइक्वालिटी क्रिएट कर देता है स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड रही नहीं जाती है। जहाँ एक पुअर वर्कर स्टूडेंट रहेगा वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा इतनी महंगी कोचिंग, ठीक है। और जहाँ पे एक वेल बैलेंस आप कह सकते हो संपन्न परिवार का जो स्टूडेंट रहेगा वो तो अफोर्ड कर पाएगा। तो स्टार्टिंग से ही काफ़ी इनक्वालिटी क्रिएट हो जाती है। तो फिर जो पुअर बैकग्राउंड का स्टूडेंट है उसको तो मेडिकल फील्ड में जाना ही मुश्किल हो जाएगा। और जो वर्नाक्युलर मीडियम है, जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स में आप देखेंगे कि रीजनल लैंग्वेज है उनमें स्टडीज़ कराई जाती है, ठीक है। तो उनको भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नीट जो पूरा इंग्लिश एजुकेशन पे बेस है, तो जो वर्नाक्युलर मीडियम से आते हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वो भी एक इसमें दिक्कत है। और वेरिएशन इन द सिलेबस जो देखने को मिलता है, जो स्टेट बोर्ड के सिलेबस होते हैं आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी वेरिएशन होता है, अगर आप सीबीएसई से कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। तो इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। अगर आप सेम एग्ज़ाम ले रहे हो सभी के लिए, तो इसमें बट ऑब्वियस है जो सीबीएसई से पढ़ के आ रहे हो उसके लिए तो मच ईजियर होगा एज़ कम्पेयर टू स्टेट बोर्ड वाले को। तो इसमें आपको विचार करना चाहिए, या तो आप ऐसा करिए कि ऑल ओवर इंडिया सिलेबस सेम रखिए, लेकिन जो आपको एडिशनल जो स्टेट के लिए जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं कि हाँ इस स्टेट की आप कह सकते हो जो ट्रेडिशन है वो विलुप्त ना हो जाए, तो वो एडिशनल सब्जेक्ट आप उस स्टेट को दे सकते हो, ठीक है। लेकिन कम से कम जो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, ये सारी चीज़ें हैं ये तो आप पूरे इंडिया लेवल पे सेम ही रख सकते हो। और जो एडिशनल चीज़ें हैं, जो कल्चर है, रिलीजन है, जो पर्टिकुलर स्टेट्स के प्रोपागेट करने होते हैं, उनके आप सब्जेक्ट्स हर एक पर्टिकुलर स्टेट में जो जिससे है वहाँ पर वो एडिशनल सब्जेक्ट रख दीजिए, आप ऐसा कुछ कर सकते हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको ओवरऑल सिलेबस ही, किताबें, सब कुछ अलग ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक दिक्कत देखने को मिलती है। अब देखिए, इसमें एक एडवांटेज की बात ये बताई जा रही है कि अगर मल्टीपल टेस्ट रहेंगे, तो सपोज करिए कि एक साल में नीट एक बार आ रहा है, ठीक है। तो कोई बच्चा उसको फेल कर जाता है तो फिर उसका एक साल ख़राब हो जाएगा। वहीं अगर मल्टीपल एग्ज़ाम्स होंगे, तो चलिए इसमें नहीं हो पाया तो हो सकता है किसी और एग्ज़ाम में हो जाए, तो फिर एक आप कह सकते हो साइकोलॉजिकली भी बैलेंस रहेगा कि एक साल ख़राब नहीं होगा, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी मेडिकल फील्ड में, एक नहीं तो दूसरे एग्ज़ाम से क्लियर करने के, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट बताया जा रहा है। अब देखिए, और थोड़ी सी कमियां बताई जा रही है कि जैसे कि हमने देखा था कि नीट पेपर 2 बार लीक हो चुका है पिछले 4 सालों में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी का भी इशू है कि पेपर, इतना बड़ा एग्ज़ाम के पेपर लीक हो जा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी ऐसा कोई ये है नहीं कि काफ़ी हाई एग्ज़ाम है तो इसका काफ़ी अच्छे से सिक्योरिटी है और पेपर नहीं लीक हो रहे हैं।
ठीक है, पेपर इसके भी लीक हो रहे हैं। और देखिए, और 2018 की बात बताई जा रही है कि 49 क्वेश्चंस में एरर आया था। तो ये सब खामियां भी बताई जा रही है कि नीट में ये सब खामियां हैं। ठीक है, देखिए बताया जा रहा है कि मेरिट की बात की जा रही है कि जजेस सोचते हैं कि अगर हम नीट को ही रखेंगे तो ये एक मेरिटोक्रेसी को जनरेट करेगा, यानी मेरिटोक्रेसी के बेसिस पे सबका एडमिशन मिलेगा। ठीक है, ये जजेस का सोचना है कि एक कॉमन एग्जाम रहेगा, उसी को सब लोग दे के आएंगे तो एक सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है और एक जेन्युइन तरीका है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब देखिए, इसमें बात बताई गई है, जो ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट हैं माइकल डनलॉप यंग, इनकी किताब द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी। ठीक है, इसमें बताया गया है कि मेरिटोक्रेसी क्या है। मेरिटोक्रेसी has popularized what is called meritocracy. The idea really goes back to the early time. Meritocracy require competition and equality of opportunity. ठीक है, मेरिटोक्रेसी के लिए क्या होना चाहिए? कंपटीशन तो होना ही चाहिए, लेकिन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी तो होनी चाहिए। ये कहाँ पर है? इक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज ही तो नहीं है। क्योंकि देखिए, जो रूरल बैकग्राउंड, जो वर्नाक्यूलर मीडियम है, उनके पास कम अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू जो काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं, इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जजेस की थिंकिंग है, उनको यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है। अब देखिए, बताया जा रहा है कंपटीशन कैन नॉट बी टर्म एज फेयर एंड जस्ट एंड द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बिकम इल्यूजनरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलना चाहिए अगर आप एक कॉमन एग्जाम ले रहे हो तो। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक पहलू ये बताया गया है कि जो डॉक्टर हैं वो रूरल, जो गांव वाले इलाके हैं, रूरल इलाके हैं, वहाँ पे सर्व करने से बचते हैं, क्योंकि वहाँ पे उतनी, कह सकते हो आप, कमाई नहीं है, उतना रेवेन्यू वो जनरेट नहीं कर पाएंगे, मॉनिटरी बेनिफिट्स उतने नहीं है रूरल इलाकों में। वहाँ पे अगर आपको ह्यूमन काइंड के लिए सर्विस करना है, तभी आप देखोगे कि डॉक्टर्स वहाँ पे सर्व करेंगे। लेकिन अगर आप उस, सपोज करिए कि उस विलेज का कोई है और वो उस विलेज से निकल के आता है, फिर वो वहाँ पे अपने ही आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कोर्स कंप्लीट करता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अपने ही विलेज में क्लिनिक वगैरह खोले। तो फिर ऐसा है कि काफ़ी रूरल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो मेडिकल की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो इसके अगेंस्ट में ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है कि क्यों बाकी एग्ज़ाम्स को भी लीगल रहने देना चाहिए। अब देखिए, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात की जा रही है कि जो माइनॉरिटी राइट्स है आर नॉट वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 14। जो आर्टिकल 14 है, ये क्या बात करता है? इक्वालिटी की बात करता है। लेकिन अगर आप माइनॉरिटीज़ को अलाउ करेंगे कि वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में पर्टिकुलर माइनॉरिटी को ही ज़्यादा परसेंटेज है, तो ये वायलेशन नहीं करेगा, क्योंकि आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 हमें इसके लिए अलाउ करता है। ठीक है, देखिए, आर्टिकल 30 की बात की गई है। आर्टिकल 30 को अलग अलग तरीक़ों से काफ़ी केसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। जैसा कि देखिए, बताया गया है एन आर्टिकल ऑफ फेथ, जो लिली कुरियन 1978 केस था, इसमें आर्टिकल 30 को एन आर्टिकल ऑफ फेथ बताया गया है। इस सेक्रेड ऑब्लिगेशन बताया गया है। इन केरला एजुकेशन बिल वाले में 1957 में ये केस हुआ था, इसमें बताया गया था इट्स सेक्रेड ऑब्लिगेशन है, द कंसाइंस ऑफ द नेशन है। अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज 1974 का केस है। एन एब्सोल्यूट राइट है इन सिद्धार्थ भाई सबाई एंड अदर्स 1962 का केस है। ठीक है, और पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है जो केशवानंद जो लैंडमार्क केस है 1973 का, उसमें तो इसको पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर भी बताया गया है। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो तो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है ही। ठीक है, तो ये सब कितनी इंपॉर्टेंस है आर्टिकल 30 की, आप देख सकते हो। और आर्टिकल 30 क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने ही आप कह सकते हो ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इंस्टीट्यूशन बना सकती है और उसको प्रोपागेट कर सकती है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ बोला गया आर्टिकल 30 आर ऑफ देयर ओन चॉइस होल्डिंग चॉइस टू बी द डोमिनेंट वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें वही बताया गया है कि आपको अपने चॉइस है कि अपनी चॉइस से आप अपनी इंस्टीट्यूशन सेटअप करें और अपने पर्टिकुलर जो माइनॉरिटी है उनको काफ़ी आप कह सकते हो कोटा दे सकते हो एडमिशन में। तो वही बात बताई गई है। तो ओवरऑल वही है कि जो इंडिया का, ये भी बात बताई गई कि इंडिया में जो डॉक्टर और पेशेंट रेशियो है काफ़ी कम है। जैसा कि वर्ल्ड WHO सजेस्ट करता है कि वन पेशेंट पे कम से कम, एक डॉक्टर पे कम से कम 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, ये रेशियो होनी चाहिए, ये रेशियो हेल्थ वर्कर्स और पेशेंट की होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में काफ़ी कम है। ठीक है, तो अगर आप रीजनल ऑटोनॉमी देंगे तो हो सकता है ये रेशियो भी अच्छा हो सके। ठीक है, तो ओवरऑल यही बात बताई गई है कि सिर्फ नीट को ही आप सर्वप्रिय नहीं रख सकते कि नीट ही बेस्ट है और बाकी नहीं। क्योंकि बहुत सारे, देखिए यहाँ पे इस्लामिक एकेडमी ऑफ द एजुकेशन एंड अनदर 2003, ये इसकी बात की गई है कि इसमें भी कैसे ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को कोटा मिलता है। तो वो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वैसा हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि नीट ही कंटिन्यू करेगा या फिर जो
रीजनल लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं स्टेट्स के, वो भी सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला देखते हैं कि क्वेश्चन ऑफ क्वारंटाइन, द सेंटर एंड द स्टेट मस्ट हैव यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट फॉर ट्रैवलर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट फॉर ट्रैवलर की बात की जा रही है कि अभी हमने देखा है कि कैसे वंदे भारत मिशन लॉन्च किया गया। वंदे भारत में जो विदेशों में स्टैंडर्ड हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, उनको वापस से इंडिया लाया जा रहा है। और हमने देखा समुद्र सेतु लॉन्च किया गया था, जिसमें मालदीव, यूएई, यहाँ पर हमने अपने जो नेवल शिप्स हैं वहाँ भेजे थे, फिर वहाँ से लोगों को लाया जा रहा है। हमने देखा कि दिल्ली से कभी कैसे अभी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं अलग अलग राज्यों में। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इनसे जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन सबको सेम करना चाहिए, क्योंकि जहाँ एक तरफ जो विदेशों से आ रहे हैं उनको, बहुत सारे लोगों को तो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो कहीं कहीं पे देखा जा रहा है सिर्फ 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। कहीं कहीं पे बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने खुद क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ बनाई है, और कहीं कहीं पे बोला जा रहा है आप अपना क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ खुद देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी जगह जैसे कि अभी आप देखेंगे जो ट्रेनें चलाई गई हैं उसमें तो लोगों को घर जाने की इजाज़त दे दी गई है, कोई भी क्वारंटाइन वगैरह का रेस्ट्रिक्शंस नहीं था। ठीक है, तो इसमें वही आर्ग्यूमेंट किया गया है कि इससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, और सभी को सेम रूल्स होना चाहिए, सेम नियम होना चाहिए। सभी लोगों को अगर क्वारंटाइन कर रहे हो तो सभी लोगों को 14 डेज के लिए जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोविजंस है उससे क्वारंटाइन करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये वाला आर्टिकल क्या बात करता है। ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है तमिलनाडु की सिचुएशन के बारे में। तमिलनाडु में जहाँ अभी एक डेस्परेशन देखा जा रहा है इस रेवेन्यू की कमी की वजह से। ठीक है, तो वहाँ पे अभी जो तमिलनाडु ने कहा है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो कह रही है कि जो लिकर है उसको दुकानों पे बेचा जाए, क्योंकि अभी वहाँ पे देखा गया था कि जब लिकर बेचना अलाउ कर दिया गया था तो काफ़ी रश देखने को मिला था, जिससे फिजिकल डिस्टेंसिंग का वायलेशन देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए अभी ऑनलाइन लिकर बेचने का फैसिलिटीज़ चालू करने वाले थे। ठीक है, लेकिन अभी गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में बोल रही है कि आपको ऑनलाइन नहीं, आपको दुकानों पर ही बेचना चाहिए। ऐसा क्यों कह रही है गवर्नमेंट? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि उसको काफ़ी अर्निंग हो जाती है। अगर दुकानों पे बिकता है तो काफ़ी उस पर आप कह सकते हो वैट लगता है, सेल टैक्स लगता है, और एक्स्ट्रा जो चार्जेस लगाते हैं दुकान वाले। ठीक है, उससे तो गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर ऑनलाइन बिकेगा तो काफ़ी आप कह सकते हो उसमें कट डाउन्स आ जाएंगे, काफ़ी पैसे कट सकते हैं। ठीक है, तो उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो ये अभी हो गया तमिलनाडु की बात। अब देखिए ये वाला आर्टिकल क्या कह रहा है। देखिए ये जो बिहेवियरल चेंज वाला आर्टिकल है ये बता रहे हैं द पेंडेमिक एंड द चैलेंज ऑफ द बिहेवियर चेंज। ठीक है, वेल क्राफ्टेड सोशल मार्केटिंग कैंपेन। सोशल मार्केटिंग कैंपेन यानी जैसा कि हम देखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ को की मार्केटिंग की जाए तो लोगों के ऊपर एक गहरा छाप छोड़ती है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट चलता है तो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ सही बताई जा रही है। ठीक है, कोई भी एक सपोज करिए कोई सोप है, कोई शैम्पू है, ठीक है, और बताया जा रहा है कि ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है, तो एक तरीके से हम मानने लगते हैं कि हाँ ये बढ़िया हो सकता है। ठीक है, तो उस तरीके की बात की जा रही है कि सोशल मार्केटिंग कैंपेन का आपको सहारा लेना पड़ेगा और सोशल मार्केटिंग करनी पड़ेगी ताकि लोगों में ये बिहेवियर चेंज अडॉप्ट कराया जा सके। ठीक है, अब देखिए बताया जाए कैन हेल्प एड्रेस द क्राइसिस एंड इवन प्रिपेयर फॉर फ्यूचर डिजीज आउटब्रेक। ये फ्यूचर डिजीज आउटब्रेक में भी हेल्प कर सकता है अगर ऐसा बिहेवियर चेंज आएगा तो। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कुछ एसेंशियल क्या क्या बातें हैं। देखिए नीड कंटिन्यू कंप्लायंस विद द रिकमेंडेड बिहेवियरल चेंज। जो भी रिकमेंडेड बिहेवियरल चेंज है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, हाइजीन मेंटेन करना है, मास्क पहनना है। ठीक है, ये सबको फॉलो करना चाहिए, वो बात बताई जा रही है। और इंडिया का एग्जांपल दिया गया है कि इंडिया कैसे सपोर्ट करता है डिसीजंस को, जैसा कि लॉकडाउन को फॉलो किया गया अच्छी तरीके से। फिर कैसे हमने देखा था जनता कर्फ्यू के बाद जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जो मेडिकल स्टाफ है उनको आप कह सकते हो हौसला अफजाई के लिए कैसे 5 बजे सब लोग मिलकर फिर तालियां वगैरह बजा रहे थे। फिर 9 बजे वाला सीन हमने देखा था कि कैसे सबने लाइटें लैंप करी थी, वो सब बात बताई गई है। तो अभी देखिए बोला जा रहा है कि सोशल मार्केटिंग मैसेज है वुड प्रेजेंट बेनिफिट एज अप्लाइंग डायरेक्ट टू द इंडिविजुअल्स नॉट जस्ट इनडायरेक्ट टू द सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी इफेक्टिव साबित हो सकता है अगर आप सोशल मार्केटिंग मैसेज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और एक आप कह सकते हो कि बिहेवियरल चेंज देखने को मिल सकता है। अब देखिए बहुत सारी जगह पे जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये इंडिविजुअल लेवल पे ही जब तक आप इंडिविजुअल लेवल पे बिहेवियरल चेंज अंदर से लोगों को महसूस नहीं होगा तब तक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो ये बात इसमें बताई गई है कि आपको सोशल मार्केटिंग का सहारा लेना चाहिए। अब देखिए आज का जो ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट है वो क्या कहता है। जो ये कोयम्बेडू ये क्या है, ये एक तमिलनाडु में चेन्नई में
आप कह सकते हो होलसेल मार्केट है, यहाँ पे सभी तरीके के फ्रूट्स वेजिटेबल ये तरह तरह की चीज़ें बिकती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही क्राउडेड प्लेस है, बहुत ही क्राउड रहता है यहाँ पे नॉर्मल टाइम्स में। और जब ये कोविड फैला उस टाइम पे भी ये काफ़ी क्राउडेड रहता था, इसलिए यहाँ पे इतना रेस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं किया गया, इसलिए काफ़ी जो केसेस फैले हैं उसमें आप कह सकते हो मोस्ट ऑफ द केसेस का रिलेशन इस कोयम्बेडू मार्केट से ही है, ठीक है। तो अभी इसको काफ़ी टाइम बाद अब जाके आप देख सकते हो काफ़ी वैकेंट दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं तमिलनाडु में, आप सदर्न स्टेट की अगर बात करेंगे तो, ठीक है। तो अब चलिए ये हो गया हमारा आज का एडिटोरियल सेक्शन। अब न्यूज़ सेक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ सेक्शन है। अब देखिए, न्यू लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अभी फार्मिंग के लिए कुछ नई नई बातें बताई गई हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि कैसे आत्मनिर्भर जो कैंपेन है ये स्टार्ट किया गया है हमारे इंडिया में। आत्मनिर्भर के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इंडिया कैसे आत्मनिर्भर रहे, मतलब कि कैसे सेल्फ सफिशिएंट बन सके, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ों के लिए जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर निर्भर रहना पड़े, ठीक है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको फॉरेन से बिल्कुल भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चालू रहेगा ही, लेकिन अगर कुछ सिचुएशंस आ जाए तो जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो भी काम आ सके, ठीक है। तो वो एक बात बताई गई। अभी देखिए जो फार्मिंग है उसमें बहुत सारी रियायतें दी गई हैं, जो इंटर स्टेट ट्रेड है उसको अलाउ कर दिया गया है कमोडिटीज़ का, ठीक है, क्योंकि ताकि फार्मर्स को दिक्कत ना हो सके, ये एक चीज़ चालू कराई गई है। अभी देखिए बोला जा रहा है कि 1.5 लाख करोड़ टू बिल्ड फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर में 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने की बात की गई है, ठीक है। लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा फार्मर्स को, जो फिश वर्कर है उनको मिलेगा, लाइफ स्टॉक फार्मर है उनको मिलेगा, वेजिटेबल ग्रोवर्स हैं, बी कीपर्स हैं, और जितने भी अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को एक 1.5 लाख करोड़ का सपोर्ट दिया गया है कि उनके आप कह सकते हो लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको मिलेगा, ताकि जो उनका प्रोसेस है कि कैसे फार्म टू मार्केट या फिर जो भी उनका प्रोड्यूस है उसको कैसे सेल करके उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंटिन्यूस रखा जाए, ठीक है। अभी डी रेगुलेटिंग दी प्रोड्यूस, ठीक है। अभी जितने भी प्रोड्यूस उनको डीरेगुलेट किया जाएगा, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 था इसमें चेंजेस लाए जाएंगे, जो हमारे सीरियल, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स, पल्सेस, ऑनियन, पोटैटोज़ हैं, ठीक है, इनमें अभी इस लॉ में चेंजेस लाया जाएगा। जो स्टॉक का लिमिट था, ठीक है, उसको भी चेंज किया जाएगा। पहले लिमिट लगा दी जाती थी कि इतना ही आप स्टॉक कर सकते हो, तो अभी उसमें भी चेंजेस लाया जाएगा, नो स्टॉक लिमिट की बात की गई है, ठीक है। अब देखिए बोला गया है कि इट नाउ इंटेंट टू एनेक्ट अ सेंट्रल लॉ टू अलाउ फार्मर टू सेल प्रोड्यूस टू अट्रैक्टिव प्राइस बियॉन्ड करंट मंडी सिस्टम, ठीक है। अभी वो अपने मनचाहे प्राइस पे बेच सकते हैं बियॉन्ड जो करंट मंडी सिस्टम है उसके। आप डायरेक्ट ई ट्रेडिंग का भी सहारा फार्मर ले सकते हैं ताकि उनकी बेटर अर्निंग हो सके। तो ये एक अच्छा स्टेप अभी लिया गया है, जो थर्ड ट्रेंच ऑफ दी आत्मनिर्भर भारत है। अब देख लेते हैं और क्या क्या जो आप कह सकते हो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। देखिए पहला तो 1 लाख करोड़ टू दी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनको 1 लाख करोड़ का फंड दिया गया है। किसको किसको? एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को, इनको 1 लाख करोड़ का सपोर्ट दिया गया है, और स्टार्टअप, फार्म गेट, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बनाने के लिए। अब 10,000 करोड़ दिया गया है फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज। तो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज जो होते हैं, जो छोटे बहुत एंटरप्राइजेज होते हैं जो फार्म के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस करते हैं, ठीक है, उनको 10,000 करोड़ दिया गया है। अब देखिए 20,000 करोड़ दिया गया है जो फिशरमैन से, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए, ठीक है। तो उनको 20,000 करोड़ का पैकेज अलॉट किया गया है। अब देखिए 13,000 करोड़ 100% वैक्सीनेशन ऑफ दी जो कैटल्स है, बफेलोज है, जो फुट एंड माउथ डिजीज़ हो जाती है जो कैटल्स में, आप कह सकते हो लाइफ स्टॉक में काफ़ी पॉपुलर है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए 13,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, ठीक है। देखिए 15,000 करोड़ दिया गया है एनिमल हस्बेंड्री को बूस्ट करने के लिए। 4,000 करोड़ दिया गया है जो हर्बल कल्टीवेशन है उसको प्रमोट करने के लिए। 500 करोड़ जो बी कीपिंग होता है, ठीक है, आप कह सकते हो एपीकल्चर जिसको कहा जाता है, जिसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है, शहद वगैरह का आप कह सकते हो बिजनेस किया जाता है, उसको 500 करोड़ दिया गया है। अब देखिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑफ 1955 टू बी अमेंडेड टू रेगुलेट सीरियल, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड, पल्सेस, ऑनियन एंड पोटैटो, ठीक है, तो इसको भी अमेंड किया जाएगा और इसमें चेंजेस लाया जाएगा, जो डी रेगुलेट किया जाएगा, यानी उसको काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा अभी। देखिए मार्केटिंग रिफॉर्म टू बी अंडरटेकन टू प्रोवाइड एडुकेट चॉइस फॉर द फार्मर टू सेल प्रोड्यूस एट द प्राइस ऑफ देयर चॉइस, ठीक है, यानी फार्मर अभी अपने चॉइसेस के हिसाब से उस रेट पे बेच सकते हैं अगर ई मार्केट के थ्रू वो कनेक्ट हो जाते हैं तो। अब देखिए बोला जा रहा है जो लॉकडाउन है वो 30 मई तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है, तो लॉकडाउन 4.0 भी हमें देखने को मिल सकता है। वो तो बट ऑब्वियस है, जिस हिसाब से केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो हो सकता है लॉकडाउन को डेफिनेटली देखने को मिले। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग अपने घरों की तरफ जाते हुए कितनी यहाँ पर भीड़ है, आप देख सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए एक नया आंकड़ा भी ये आया है कि इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया है। अगर आप देखेंगे कि जो केसेस का मामले थे, कितने इन्फेक्टेड हुए थे चाइना में, तो अभी इंडिया ने चाइना को भी क्रॉस कर दिया है। चाइना का नंबर आप देखेंगे तो 82,000 के आसपास है और इंडिया 85,000 क्रॉस कर चुका है, ठीक है। और महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है, उसका तमिलनाडु है, गुजरात है। तो केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में भी। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक चीज़ें कंट्रोल में आती हैं और कब तक सब कुछ बैक टू द ट्रैक आ पाता है। अब देखिए और क्या बात बताई गई है। यहाँ पर देखिए यूपी में अजान को लेके काफ़ी विवाद हो गया था एक जगह पे, तो अभी वहाँ पे अजान अलाउ करा दिया गया है, ठीक है। देखिए ये तो सिटी की बात है, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट खबर नहीं है। आगे देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अभी उड़ीसा में एक साइक्लोन देखने को मिलने वाला है हमें, ठीक है। तो साइक्लोन कौन सा है, तो ये अभी कोई स्पेसिफिक नाम आया नहीं है। जब नाम आएगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे साइक्लोन आपको दिखा तो आपको साइक्लोन का कंसेप्ट याद आ जाना चाहिए कि साइक्लोन कैसे जनरेट होता है, कहाँ पे किस डायरेक्शन में घूमता है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, ये ग्लोब है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है। तो जो साइक्लोन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमेगा और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और जो एंटी साइक्लोन होता है वो इसका वाइस वर्सा होता है। जो एंटी साइक्लोन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। और देखिए साइक्लोन जनरेट होने के लिए इसको काफ़ी सूटेबल कंडीशंस की आवश्यकता होती है। मतलब इसको अप्रॉक्सीमेटली 27 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चाहिए, वहाँ पे काफ़ी मॉइस्चर चाहिए, ठीक है। तब जाके ही साइक्लोन जनरेट होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कब तक ये उड़ीसा में हिट करेगा और कौन सा क्या इसका नाम होगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सदर्न स्टेट की डिटेल्स दी है कि कहाँ पर क्या केसेस चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा देखिए तमिलनाडु में केसेस है, 10,000 के आसपास केसेस हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए रायतू भरोसा की बात की गई है। रायतू भरोसा कहाँ की स्कीम है, या आंध्र प्रदेश की स्कीम है। जैसा कि आप इसके साथ कंफ्यूज हो सकते हो रायतू बंधु के साथ। रायतू बंधु तेलंगाना की स्कीम है और रायतू भरोसा आंध्र प्रदेश की स्कीम है। ये फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए स्कीम है वहाँ की, ठीक है। और आगे देखिए ये चीज़ आप याद रख सकते हो कि यक्षगना यक्षगना ये एक ट्रेडिशनल प्ले या फिर आप कह सकते हो कि एक्ट है, जिसको ये कहाँ का है, कर्नाटका का ट्रेडिशन है, ठीक है, यक्षगना। क्योंकि ऐसे कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार। देखिए एडिटोरियल सेक्शन तो हमने कवर कर लिया है। अब यहाँ देखिए जो 1 लाख करोड़ फार्म इंफ्रा में फंड करने की बात की गई है, वो जो हमने ऊपर देख लिया है, उसके बारे में इसको वापस से डिस्कस किया है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ स्टिमुलस पैकेज अभी उसमें दिया गया है। तो उसमें नबार्ड का भी बहुत बड़ा रोल है। नबार्ड ने काफ़ी फंडिंग की है, ठीक है, वो बात बताई गई है। फिर जो माइक्रो प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज है उसमें कितना सपोर्ट किया गया, ये हमने आंकड़े ऊपर ही देख लिए थे पहले आर्टिकल में। फिर हर्बल कल्टीवेशन में कैसे 4,000 करोड़ दिया गया है। और यहाँ पे जो अपोजिशन है वो क्रिटिसाइज करते हुए गवर्नमेंट को, ठीक है, कि तो ये सब तो जो भी आपने अभी पैकेजेस दिए हैं ये आपकी पहले से ही बनाई गई आप कह सकते हो कि आपकी स्कीम्स ही थी। जैसे मत्स्य संपदा योजना ये भी पहले की है। और जो भी फार्मिंग से रिलेटेड आपने अभी खर्चा किया है ये भी पहले से ही है। तो आपने नया क्या किया है काफ़ी, ताकि फार्मर्स और जो लेबरर्स हैं उनको सपोर्ट मिल सके, ठीक है। और देखिए और क्या बात बताई गई है। और देखिए और आपको एक बात बता दूं, जो भी अभी सेंटर ये सब रिफॉर्म लेके आ रहा है एग्रीकल्चर में, ये सेंटर एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाने के लिए आपको स्टेट से बात करनी होती है। लेकिन जो क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है और यहाँ पे सेंटर ने डायरेक्ट ही रिफॉर्म्स ले आए हैं, तो उसका भी एक बात बताई गई है। अब देखिए बोला जाए जो कैश ट्रांसफ़र है वो इनफ नहीं है। जैसा कि हमने देखा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ इन्फ्यूज़ किया गया था, उसके बाद अभी 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत जब मोदी जी ने अनाउंस किया था तब 20 लाख करोड़ की पैकेज की बात की गई है, ठीक है। तो और हमने देखा था कि जो जनधन अकाउंट्स है उसमें 500 रुपये देने की बात की गई थी 3 महीने के लिए, ठीक है। तो वो सब सफिशिएंट नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है आपको। और भी रिलीफ पैकेजेस लाने होंगे। और यहाँ पर देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड को एक नया शिप मिला है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप साचेत, ठीक है, साचेत ये नाम आप याद रख सकते हो कि पूछा जा सकता है कि ये क्या है, इसको किसने डेवलप किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, ठीक है। और ये हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो हमारी जो भारत की बाउंड्री है, देखिए सपोज करिए ये भारत है और ये बाउंड्री तक तो है, ये लैंड बाउंड्री है, लेकिन बाउंड्री के बाहर भी हमारे कुछ डिस्टेंस तक आप कह सकते हो राइट्स होते हैं। तो ये कहाँ तक है, 200 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स तक, जिसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, वहाँ पर सर्विलांस करेगा, ठीक है। और देखिए 45 नॉट क्या ये स्पीड है, तो आप याद रख सकते हो कि शिप की स्पीड्स वगैरह होती है जो नॉट्स में देखी जाती है, नॉट्स उसकी यूनिट है।
अब देखिए मानसून बताया जा रहा है कि मानसून अभी दो आंकड़े आ रहे हैं, एक जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और एक जो प्राइवेट फर्म है स्काईमेट, इन दोनों के आंकड़े अलग आ रहे हैं। स्काईमेट कह रहा है 28 मई तक मानसून आएगा और जो आईएमडी कह रहा है वो 5 मई तक बता रहा है। तो एक हफ्ते का डिफरेंस है और इसमें मेजर रोल बताया जा रहा है कि अभी काफ़ी टेम्परेचर वगैरह का इशू है और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वहाँ पे उसकी वजह से जो अभी नदर्न साइड में रेनफॉल चलती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है, जो मेडिटेरेनियन वाला रीजन है, मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन, वहाँ से ठंडी हवाएं बहती हुई हमारे नदर्न इंडिया की तरफ आती हैं, फिर उससे आप कह सकते हो कि बारिश होती है। ठीक है, तो ये इस टाइम पे देखा जाता है। ठीक है, ये जो विंटर का टाइम होता है आप कह सकते हो उस टाइम पे देखा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बारिश। तो अभी वो भी कंटिन्यू हो रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। तो ये एक बात देखने को भी मिल रही है मानसून के बारे में। अब देखिए जो हमारे जनरल साहब हैं आर्मी के, कौन है, मनोज नरवणे साहब, इन्होंने कहा है जो लेपू लेक पास है उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसको हमने अपनी ही टेरिटरी में बनाया है। क्योंकि हमने अभी देखा कि कुछ टाइम पहले ही जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने इनाग्रेशन किया है। किसका इनाग्रेशन किया है, जो एक कनेक्टिंग लाइन बनाई थी लिपू लेक जो दर्रा है, लिपू लेक पास है वहाँ से, ताकि मानसरोवर के लिए, कैलाश मानसरोवर जो यात्रा जाती है पिलग्रिमेज के लिए, उसमें आसानी हो सके। तो इसमें नेपाल ने काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये जो है आपने हमसे कंसर्न किया नहीं, आपने हमसे बात की नहीं। ठीक है, क्योंकि आप फिर जो इंडिया और नेपाल, जो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में आप कह सकते हो ईस्ट इंडिया का जब रूल था और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी साइन, ट्रीटी ऑफ सगौली, तब हमने डिमार्केशन किया था कि जो काली नदी है, काली नदी के ईस्टर्न वाला हिस्सा सब कुछ नेपाल का होगा, वेस्टर्न साइड में भारत का होगा। तो इसको लेके भी एक आप कह सकते हो इश्यू देखने को मिला था नेपाल और भारत के बीच में। तो अभी मनोज नरवणे साहब ने कहा है कि इसमें हमें थर्ड पार्टी का रोल देखने को मिल रहा है, कि हो सकता है चाइना ने बरगलाया हो नेपाल को कि आप इंडिया के अगेंस्ट में बोलिए। ठीक है, ये बात एक देखने को मिली है। और हमने देखा कैसे ईस्टर्न लद्दाख और सिक्किम वाले रीजन में भी इंडिया और चाइना के जो आप कह सकते हो आर्मी में थोड़ी सी झड़प देखने को मिली थी, झगड़ा देखने को मिला था, हाथापाई हुई थी। ठीक है, और आपको ये याद रखना है कि इसको किसने बनाया है, बीआरओ ने बनाया है, ब्रो ने। क्योंकि हमारे जो जितने भी आप कह सकते हैं बाउंड्रीज वाले इलाके हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही करता है, वरना हमारे नेशन में एक और अथॉरिटी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूजुअली यही रोड्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन करती है, लेकिन डिफेंस पर्पसेस के जो भी बॉर्डर से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं वो यही करती है, बीआरओ। तो ये हो गया इससे रिलेटेड न्यूज़। और देखिए और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है आज के पेपर में। अब ये देखिए यहाँ पर एक और थोड़ा सा इंडिया की इमेज डाउन होती हुई यहाँ पर देखिए। अभी जो यूएस के एक एनवॉय है, उन्होंने कहा है कि इंडिया में जो एंटी मुस्लिम रिटॉरिक्स काफ़ी फैले हुए हैं, काफ़ी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, उनको काफ़ी हरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इमेज इंडिया की ख़राब करता है ग्लोबल लेवल पे जब ऐसे कमेंट्स देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, तो जो हमने देखा था बीच में कैसे यूएससीआईआरएफ यानी यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये जो एक संस्था है, ठीक है, इसने इंडिया की जो रेटिंग्स है उसको डाउनग्रेड कर दिया था और इंडिया को डाल दिया था कंट्री विद अ पर्टिकुलर कंसर्न। ठीक है, कंट्री विद अ पर्टिकुलर कंसर्न में डाल दिया था। इससे इमेज काफ़ी ख़राब हो जाती है वर्ल्ड लेवल पे कि हमारे यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमने देखा था अभी बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए थे तबलीगी जमात के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इसको लेकर एक आप कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पे थोड़ा सा इशू चल रहा है। और देखिए और क्या बात बताई जा रही है। और यहाँ पर देखिए जितने भी जो वर्कर्स थे, जो जितने भी माइग्रेंट लेबर थे, वो शहरों को छोड़कर जब अपने गांवों की तरफ मूव कर गए हैं तो वहाँ पर मनरेगा का सहारा ले रहे हैं कि मनरेगा के तहत तो अब वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जो काफ़ी आप कह सकते हो कि रूम्स वगैरह में काम करते थे या फिर अलग अलग स्पेशलाइजेशन था उनका, अब सभी लोग आप कह सकते हो कि डिगिंग कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं। और हो सकता है पे भी उनको काफ़ी कम अब देखने को मिले, लेकिन यही अभी चल रहा है। ठीक है, और देखिए जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है इसके अगेंस्ट में भी जो गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में काफ़ी आप कह सकते हो कि मतभेद देखने को मिल रहा है। क्योंकि सेंटर कह रहा है कि बहुत सारे स्टेट अलाउ नहीं कर रहे हैं ट्रेनों को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टेट जैसे छत्तीसगढ़ है वो कह रहे हैं कि हम तो और ज़्यादा अलाउ कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ उतनी ट्रेन आ ही नहीं रही है। ठीक है, तो ये एक वो दूसरी पिक्चर देखने को मिल रही है कि कैसे बहुत सारे जहाँ माइग्रेंट लेबरर जो पैदल अपने घरों की तरफ निकल गए हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ जो ट्रेन की फैसिलिटी चलाना अपने बस में होकर भी स्टेप्स लिए नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और देखिए
यहाँ पे वर्ल्ड पेज पे अगर हम देखें तो अभी यूएस ने क्या किया है, यूएस कुड कट द टाइज विद द चाइना, ठीक है, यूएस चाइना से टाइज कट कर सकता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वार्न किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि यूएसए ने चाइना को कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो वायरस है वो चाइना से ही जनरेट हुआ है, तो उससे काफ़ी खफा हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है, जो डब्ल्यू है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने बोला है कि अफ्रीका में कम से कम 1.5 लाख लोगों की जान जा सकती है आने वाले समय में, अगर सही मेजर्स नहीं लिए गए। और देखिए मॉस्को जो रशिया है वहाँ पे भी फ्री एंटीबॉडी टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है। एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, अगर आप इन्फेक्टेड हो गए हो तो आपकी बॉडी जनरेट करती है एंटीबॉडीज़ ताकि उस वायरस से लड़ सकें, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडी पाए गए हैं, इसका मतलब आप ज़रूर किसी ना किसी टाइम पे इन्फेक्ट हुए रहेंगे। तो अभी रशिया में इसको फ्री में कराया जाएगा। तो इससे एक आप काफ़ी लार्ज लेवल पे समझ सकते हो कि टेस्टिंग होएगी तो आपको एक एश्योरिटी मिलेगा, रियल डाटा मिलेगा कि एक्चुअल कितने लेवल पे फैला हुआ है ये। अभी देखिए ताइवान ने रिजेक्ट किया है कंडीशन ऑफ द डब्ल्यू मीट, ठीक है। जैसा कि चाइना कहता है कि ताइवान उसका ही हिस्सा है, लेकिन ताइवान इसको रिजेक्ट करता है। ताइवान कहता है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है, और चाइना कहता है कि चाइना की वन चाइना प्रिंसिपल, वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है वो, ठीक है। कि ताइवान हमारा हिस्सा है, लेकिन ताइवान अभी चाहता है कि वो एक सीट चाहता है डब्ल्यू में, या फिर आप कह सकते हो यूएन का मेंबर बनना चाहता है, ताकि वो एक सेपरेट कंट्री की तरह वर्क कर सके, ठीक है। और देखिए और क्या बात बताई गई है, और देखिए यहाँ पे फ्रैंकलिन टेम्पटन का जो इशू था, जैसा कि हमने देखा था, ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो इसने काफ़ी अपने 6 जो स्कीम थे उसको बंद कर दिए थे, लेकिन इसने उसको आर्बिट्रेरीली खुद की ही इच्छा से बंद कर दिए थे। इसमें इसने इन्वेस्टर के मत जानने की कोशिश नहीं की थी। तो अभी इसने वोटिंग का प्रावधान रखा है कि वोट करिए कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से पैसे सबको रिटर्न करने हैं, उसके ऊपर बातचीत ये कर रहा है। तो जब ऐसे सिचुएशन देखने को मिलते हैं, जैसे हमने देखा था ILNFS हुआ था, जो जितने भी ये NBFCs हैं, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, क्योंकि ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में। तो अगर इनके सिचुएशंस ऐसे ही ख़राब होते रहे तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आना बंद हो सकती है, और हमारी इकॉनमी में एक आप कह सकते हो बहुत ही उसका बुरा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो देखिए स्पोर्ट्स वाले पेज में कुछ खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं। तो चलिए आज का इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे हम कल की वीडियो में। चलिए शुक्रिया।